हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैंने कल छोड़ी थी। कल की वीडियो में मैंने आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था जो कि सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और वही मैं कंटिन्यू करती गई, शूट करती गई। लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि वो एक पार्ट में डाली नहीं जा सकती थी, इसीलिए जितना हो पाया मैंने उस वीडियो में कवर किया और उसके बाद का जो भी रहा मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो सुबह की पूजा तकरीबन 11 बजे के अराउंड मेरी डन हो गई थी। और इसके बाद ये जो कप होता है ना, साम्रानी कप इसको बोलते हैं, ये मैंने काफ़ी दिनों बाद जलाया था। तो ये जो लैंप मैंने ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल पहले मैंने ये लैंप मंगाया था। लैंप नहीं कहूँगी, धूपदानी है, वैसे लैंप भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ धूप नहीं, आप जो कैंडल्स होती हैं वो भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम आज यूज़ किया है। मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया क्योंकि ये ऐसे ही आपके घर की शोभा बढ़ाता है। ऐसे ही कहीं भी अगर आप इसको रख देंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा है। अमेज़ॉन से है, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। फिर थोड़ी देर मैं धूप में बैठी और ज़रा सा रिलैक्स किया जब तक मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी आ गई थी और उन्होंने अपना काम जो है इस बीच में ख़त्म कर लिया। तो किचन तो साफ़ हो चुका है। सुबह जो मैंने बर्तन वगैरह खाली किए थे, खाना बनाया था, वो सारे बर्तन अब क्लीन होके लगे हुए हैं। इनको सूखने में टाइम लगेगा। यूजुअली मैं शाम तक ही सारे बर्तन फिर रीअरेंज करती हूँ, तब तक आधे से ज़्यादा बर्तन सूख चुके होते हैं और जो नहीं सूखते फिर मैं उनको पोंछ करके कपड़े से रख देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे अपनी जो कुक टॉप की अटैचमेंट वगैरह हैं इनको फिक्स करके रख दिया है और खाना तो बना ही हुआ है। मैंने सुबह बनाई थी दाल मखनी और लास्ट टाइम मैंने कमेंट पढ़ा था लास्ट व्लॉग में कि ये मिक्स दाल है, तो बिल्कुल भी मिक्स दाल वाला स्वाद नहीं आएगा। आप एक बार बना के देखिए, एकदम दाल मखनी का टेस्ट आएगा, एकदम 99.9%। 1% जिसको पता होगा ना कि इसमें मसूर दाल पड़ी है वो भाप पाएगा इस प्रिपरेशन के साथ जैसे मैंने बनाया। एक बार बना के देखिए। उड़द की दाल ना बहुत लोगों को नुकसान करती है, बहुत लोगों को उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लोगों के स्टमक को सूट नहीं करती है। लेकिन दाल मखनी तो ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद ना हो, लगभग सभी को पसंद होती है। तो एक बार आप इस वे से बना के देखिए, आपके पेट के लिए भी अच्छी रहेगी, हल्की रहेगी, लाइट रहेगी और टेस्टी भी बहुत रहेगी खाने में। और आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाया था। वो इसलिए क्योंकि पापा मम्मी आज आने वाले थे, मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था, तो उनको भी खाने के लिए हो जाए शाम को, उस तरीके से मैंने बनाया था। और लंच भी मुझे नहीं बनाना है क्योंकि सिद्धार्थ सुबह लेके गया था हॉट डॉग, तो वो वापस आके दाल मखनी, लच्छा पराठा और जीरा राइस ही खाने वाला है। तो फिर मुझे लंच में कुछ नहीं बनाना था और इवन इवनिंग के लिए पापा मम्मी के लिए तो दाल है। हम लोग देखेंगे कि हम लोग और क्या बनाते हैं अपने लिए। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी आज मुझे किचन की, तो मैंने सोचा चलो किचन की पेंट्री पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने आपसे कहा ही था कि इस बीच में लगभग 1-1.5 महीने से, जब से मैं गांव से वापस आई हूँ उसके बाद 15-20 दिन तो सेटल होते होते, विंटर के कपड़े निकालते, सजाते, संवारते, अलमीरा ठीक करते, अनपैकिंग करते, इन्हीं में निकल गया। और फिर 15-20 दिन बाद फिर पापा मम्मी आ गए थे, तो फिर कोई घर में एक्स्ट्रा एडिशन होता है, काम वाम भी बहुत बढ़ जाता है। फिर उनके साथ बात करो, इंगेज रहो, तो आप थोड़े से इंगेज हो जाते हो और कहीं ना कहीं ये घर के कुछ काम है ना जो बैक सीट ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो परेशानी हुई ठंड और तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मैं 1-1.5 महीने से जो क्लीनिंग रूटीन होता है अपना, टाइम पे मैं करती हूँ, वो सब कुछ नहीं फॉलो कर पाई हूँ। तो घर के कई कॉर्नर ऐसे हैं जो अब मुझे बोल रहे हैं कि हमें अटेंशन चाहिए। तो उनमें से एक पेंट्री भी है। हालांकि पेंट्री में ऊपर से नीचे तक ना ही क्लीन कर रही हूँ ना ही कुछ कर रही हूँ, बस मैं पेंट्री में पिछले 4-5 दिन से देख रही थी कि कुछ खाली डब्बे उब्बे पड़े हुए हैं, मतलब सामान अलग रखा है और डब्बे खाली पड़े हुए हैं। तो आज मैं बस वही रिफ़िलिंग कर रही हूँ क्योंकि एकदम से मैं सारा काम तो समेट सकती नहीं हूँ ना कि एकदम से ही पूरी पेंट्री कर दूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करती रहती हूँ और ऐसा करने से आपका घर भी मैनेज रहता है और एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो जैसे ये उड़द की दाल आई थी, ये अलग रखी थी और डब्बा खाली रखा था, तो ये सब मैंने फ़िल कर दिया है। और इसी तरीके की कई और चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं और पास्ता हो गया, कुछ कुछ चीज़ें मेरी नज़र में थी, तो बस वही अभी मैं निपटा रही हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में, तो मुझे ढेरों कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पराठा सब्ज़ी जो है उनके स्कूल में वही अलाउ किया जाता है, जंक फूड वगैरह फ्राइडेज़ को अलाउ होता है। तो जब तक आपके बच्चे, मुझे लगता है सेकंड थर्ड तक होते हैं ना, नर्सरी से लेके, प्री नर्सरी से लेके सेकंड थर्ड तक,
टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स पर ना स्कूल ध्यान देता है और हेल्दी खाने को प्रमोट किया जाता है। सिद्धार्थ के स्कूल में भी था, जब वो छोटा था ना उस टाइम तो था। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3rd, 4th, 5th और अब तो वो 7th में है। तो कई लोग क्लास भी पूछते हैं सिद्धार्थ की, तो वो 7th क्लास में। तो जब बच्चे इस स्टेज पे जाते हैं ना, 6th, 7th, 8th खासकर ये जो होती है, तो लंच बॉक्स कौन चेक करेगा? कोई टीचर, क्योंकि इस टाइम तक ये समझ लिया जाता है कि बच्चा अपने आप भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एक जो ईटिंग गुड हैबिट है वो ऑलरेडी उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन बच्चों की लाइफ में ना बहुत सारी स्टेज पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जब सिद्धार्थ छोटा था तो मोस्टली मैं उसको सारा हेल्दी पराठा सब्ज़ी यही सब देती थी। ब्रेड तो बहुत कम कम जाता था और टीचर्स भी बहुत ध्यान देती थी कि बच्चा क्या स्कूल में लेकर आ रहा है और वो फिनिश कर रहा है कि नहीं। और पीटीएम्स वगैरह में टिफ़िन पे भी डिस्कशन होता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में चले जाते हैं ना, वैसे वैसे उनके अंदर चेंजेस भी बहुत आते हैं। जो बच्चा हो सकता है पहले हेल्दी खा रहा हो, वो थोड़ा बड़ा होके अनहेल्दी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और जो अनहेल्दी खा रहा हो वो बड़ा होके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को चाव से खाने लगे। जैसे हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग स्टेज पे अंतर, डिफरेंस फ़ील किए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे डिफरेंस फ़ील किए हैं। जब मैं छोटी थी मैं दही को देख तक नहीं सकती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन 11th-12th में जाते जाते दही मेरा फेवरेट हो गया। अब ऐसा है कि मैं दही के बिना रह नहीं पाती, मुझे इतना पसंद है। तो ये चेंजेस आते रहते हैं। कई तरह की सब्जियां हैं जो मैं पहले नहीं खाती थी, अब खाती हूँ। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बट अभी जो रिसेंटली उसका क्लास का ये चल रहा है ना कि मोस्टली सारे बच्चे जो है ना अनहेल्दी ही खाना लेके आते हैं उसकी सराउंडिंग में। और ऑब्वियसली अगर आपके बगल वाला कुछ ऐसा खा रहा है तो आपका मन तो करेगा ही। हम बड़े हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कभी कभी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो तो एकदम मतलब उनको कंट्रोल नहीं होता, उनको अच्छा चाहिए तो चाहिए। तो बस अभी वैसा सीन चल रहा है। देखिए 1-2 साल बाद हो सकता है कि चेंज आए इस चीज़ में, बट अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ हेल्दी देने की, लेकिन अब बच्चों को भूखा भी नहीं रखा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और जब मैं ये सारी रिफ़िलिंग वगैरह कर रही थी ना, तो मुझे याद आया मैंने ये स्टिकर्स मंगवाए थे, दिवाली के टाइम पे स्टिकर्स मंगवाए थे, जिनमें से 1 या 2 ही मैंने यूज़ किए होंगे। तो जब मैं रिफ़िलिंग कर रही थी तो मुझे ध्यान आया फटाफट कि अरे मेरे पास तो स्टिकर्स पड़े हैं, तो जहाँ जहाँ लगाए जा सकते हैं वहाँ वहाँ मैं इनको लगा देती हूँ। तो मैंने ये डब्बे जो कुछ रख दिए थे इनको मैंने वापस निकाले और राजमा वगैरह के भी डब्बे निकाले, और फिर मैंने इसमें स्टिकर्स उनके नेम के ढूंढने शुरू किए। तो काफ़ी अच्छे हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और इसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। एक चीज़ मुझे इसमें ख़राब लगी वो ये कि इसमें ना ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिया हुआ है, ना ही कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो इतना ढूंढना पड़ता है ना, मतलब एक अगर आपको कोई नेम ढूंढना है ना, तो ये जो 5-6 आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं इन सब में आपको एक एक करके उंगलियां रख रख के देखना पड़ रहा था, जिसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। अगर ये कैटेगरी वाइज देते ना, जैसे मसालों का एक में, तेल का एक में, दालों का एक में, सीरियल्स का एक में, तो मुझे लगता मच ईज़ियर होता इसको यूज़ करना, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लग रहा था, ढूंढते जाओ, कुछ मिल रहे थे कुछ नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे था। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते तब भी सही होता, बट इसमें तो सब कुछ मिक्स था, तेल, अनाज, हर चीज़ में हर चीज़ मिक्स थी। तो चलो थोड़ा टाइम लगा के बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, बिकॉज़ ये रैंडम आते हैं। तो इनके कई सारे हैं, जैसे ये ब्लैक में मैंने लिया है, वाइट में भी आपको मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसी में आप इसी लिंक के थ्रू जाएंगे ना, तो आपको कई सारे डिज़ाइंस वहाँ पे अमेज़ॉन पे दिखेंगे, तो आप अपने पसंद के हिसाब से आप ले सकते हो। और मेरे पास ना वो वाले स्टिकर्स भी हैं जिनको, जो प्लेन स्टिकर्स होते हैं जिन पर आपको लिखना पड़ता है परमानेंट मार्कर से, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, जस्ट इन केस किसी को ये वाले नहीं चाहिए और पर्टिकुलर उन्हें अपने सामान का ही उस पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्योंकि इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में होती हैं और 50% नहीं भी होती हैं। बट उनमें क्या है, आपने एक स्टिकर लगाया और उस पर आपने उस चीज़ का नाम लिख दिया, तो आपका एक एक स्टिकर काम आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स हैं जो काम नहीं आने वाले कभी भी, तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और लगभग सारे तो जो मैंने निकाले थे डब्बे उनका मिल गया, लेकिन मूंग दाल का मुझे नहीं मिला, था ही नहीं वो। मैंने
लगभग 10-15 मिनट लगा करके ना बार बार देखा कि कहीं मुझसे मिस तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो नहीं मिला तो फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है। तो ये थोड़ी इसमें दिक्कत महसूस हुई मुझे। और बस ये सारे मैं रख दूँगी। और मैंने उड़द की दाल अभी बाहर ही निकाल के रखी हुई है, क्योंकि मुझे ना डोसा बैटर सोक करना था। जब से ठंड हुई है ना, शायद नवंबर से ही मैंने ना डोसा बैटर घर पे बनाया ही नहीं है। मैं हर बार उसको बाहर से ही ऑर्डर कर रही थी बना बनाया, क्योंकि थोड़ी फर्मेंटेशन की प्रोसेस का थोड़ा सा वो रहता है ना, ठंड ज़्यादा होती है तो होता नहीं है, और फिर अगर 1-2 दिन आप बाहर रखो तो उसमें स्मेल अजीब सी आ जाती है। मैंने सर्दियों में ट्राई किया है पहले, लेकिन ठीक बना नहीं। तो आज मैं जो डोसा बना रही हूँ ना, ये मैं मिलेट्स मिक्स करके बना रही हूँ, मतलब चावल भी हैं इसमें, दाल भी है और मिलेट भी है। तो 1 कप मैंने मिलेट्स का लिया है और 1/3 कप मैंने इसके अंदर चावल और 1/3 कप ही मैंने इसके अंदर दाल ली है। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। और जब मैं इसको पीसूँगी ना, तो मैं इसमें 1/4 कप पोहा भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने मिलेट्स को वॉश नहीं किया है, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, मतलब बिना वॉश किए सोक किया है, जबकि दाल को मैंने वॉश करके सोक किया है। इसका रीज़न ये है कि जब मैं पीसूँगी ना ये बैटर को, तो उस समय मैं दाल के पानी का इस्तेमाल करूँगी पीसने के लिए। तो अगर मैं बिना धुली दाल रख दूँगी तो वो पानी मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए वॉश करके मैंने रखा है, ताकि वो पानी मैं उस प्रोसेस के दौरान यूज़ करूँ। और ये काम क्या करता है या इसका क्या फ़ायदा होता है, तो एक्चुअली दाल में जो भिगोया हुआ पानी होता है ना, वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। तो राइस का पानी तो आप चाहो फेंक सकते हो, लेकिन दाल का जो पानी होता है, जो थोड़ा बहुत 2 चम्मच 4 चम्मच आधा कप जितना भी पीसने के लिए चावल या दाल आपका पानी लगेगा ना मिक्सी में, वो आप दाल का ही यूज़ करें, जो दाल का भिगोया हुआ पानी है, तो फर्मेंटेशन ईजी हो जाएगी। और अभी तो मैं शाम तक इसको रखूँगी, शाम को फिर पीस करके मैं इसको रख दूँगी। और मेरे जो दोनों ऑयल डिस्पेंसर हैं खाली हो चुके थे, तो मुझे इससे भी रिफ़िल करना था, और इनके स्टिकर भी मुझे नज़र आ गए थे ढूंढते हुए, उसमें ना मुझे मिल गया था। तो एक में मैं सरसों का तेल रख रही हूँ, तो काली सरसों इस पे लिखा हुआ है, काली सरसों का तेल। और दूसरा रिफ़ाइन ऑयल है, बेसिकली वो पीनट ऑयल है दूसरा वाला, मैं पीनट ऑयल आजकल यूज़ करती हूँ, बट पीनट ऑयल का कोई स्टिकर था नहीं, तो मैंने रिफ़ाइन ऑयल करके और उसी में इसको फिल कर दिया है। पीछे जो एक छोटी बॉटल आप मेरा ऑयल डिस्पेंसर देख रहे हैं, वो ऑलिव ऑयल का है, तो उसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल रखती हूँ। पर सारे के सारे चार्ट्स में ना मुझे कहीं भी ऑलिव ऑयल नहीं मिला। तो वैसे भी मैंने उसके ऊपर जो प्लेन वाला स्टिकर होता है वो चिपकाया हुआ था, उसके ऊपर लिखा भी हुआ था ऑलिव ऑयल, बट एक्चुअली मेरे पास वो पहले मैं शार्पीज़ का यूज़ करती थी मार्कर, तो वो आप वॉश भी कर दो ना, फिर भी वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। लेकिन अभी ना वो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं नॉर्मल वाले मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, और वो ना मिट जाता है, तो उस पर ऑलिव ऑयल जो लिखा है वो मिट गया है, तो उसको भी मैं अभी लिख दूँगी। और यहाँ पे ये लाइज़ॉल का क्लीनर है, जो कि बहुत अच्छा क्लीनर है, मैं इसका भी लिंक आज दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये जो लाइज़ॉल का क्लीनर है, इससे आप अपने जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनको एकदम स्पार्किंग क्लीन कर सकते हो। थोड़ा सा स्प्रे करके वाइप कर दो, इतना अच्छा सफाई करता है। चिमनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, कांच के जार या काउंटर टॉप पे जो भी आप चीज़ें रखते हो उनके लिए बहुत अच्छा है। कुक टॉप, गैस टॉप, इनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। एकदम कहते हैं ना, एकदम नीटली क्लीन करता है कि एक ज़रा सा भी तिनका या चिकनाई कुछ भी नहीं रह जाता है। तो बहुत अच्छा क्लीनर है, और किचन के कई चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इवन ये जो मेरे आप कैबिनेट्स देख रहे हैं ना, इनको भी क्लीन करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद आता है। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, ये जो छोटा सा ही काम मैंने उठाया था, ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा टास्क नहीं था, ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया, बट फिर भी क्या है, जब आप कुछ काम उठाओ ना तो टाइम तो लग ही जाता है। फिर ये जो मेरी अचारदानी है, ये हो गई थी खाली। अच्छा, ये जो आम का अचार है मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो अभी आप इसको देख लीजिए। ये आम का अचार मैंने गर्मियों में डाला था ना, और फिर उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये बन गया, और अब तो ख़त्म भी होने वाला है, और मैं आपको दिखा ही नहीं पाई थी। 2 जार भर के मैंने ऐसे ऐसे बनाए थे, एक ख़त्म हो चुका और एक में भी अभी इतना बचा है। ये बहुत सबको पसंद आया है, और माँ पापा आए हैं तो माँ को तो बहुत ही पसंद है, तो वो एवरीडे ही खा रही हैं इसको। ये मैं दूसरी बार इसको फ़िल कर रही हूँ, तो मैंने इसको भी फ़िल कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया है आम का अचार। सिद्धार्थ ना वो नहीं खाता है, मतलब आम का ना गुठली, और मतलब आम नहीं पसंद है उसको, इसका मसाला पसंद है।
तो वो तो मसाला मसाला खाता है। और इसमें देखिए मेरी राइटिंग बड़ी उबड़ खाबड़ आई है, क्योंकि इस जार में जो ना लाइनिंग सी हैं, तो जब भी मैं लिख रही थी तो बार बार ऊपर नीचे पेन होने की वजह से बड़ा ही बेतुका सा इसमें राइटिंग हुई है मेरी। बट चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और मैंने यहाँ तक इस पॉइंट तक वीडियो बनाई थी और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग रूटीन अपना एंड कर दिया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वीडियो पूरी मतलब बहुत लंबी हो रही थी, तो ये पार्ट मैंने इस वीडियो में ले लिया है। और इसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पूरी वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, तो फिर मैंने इसके आगे का भी शाम तक शूट किया है। इवन कल मॉर्निंग में जो मैंने रेसिपी बनाई वो भी मैंने शूट किया है। और मैंने आपसे कहा ही था कि मम्मी पापा आने वाले हैं, तो वो लोग अराउंड 4:30 आ गए थे। जस्ट वो अभी एंटर हुए हैं। और माँ बस कहीं से भी आती हैं तो उनको पैर वैर धोने होते हैं, तो बस पैर धोने के लिए जा रही हैं। और मैं भी इनके लिए चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बजे ये लोग आए थे, तो चाय का टाइम हो ही चुका है। और अभी आप देखोगे मैंने सुबह ही आपसे अपना घर पूरा नीट एंड क्लीन करके शेयर किया था, और जैसे ही सिद्धार्थ आता है वो पूरा फैलाना शुरू कर देता है। तो कुछ ना कुछ उसने सोफ़े पे भी रखा हुआ है। इवन 1-2-4 मेरी भी चीज़ें हैं, कपड़े उपड़े, तो वो मैं भी सब हटाऊँगी। और डाइनिंग टेबल का हाल तो अभी आप देखना, उसने फिर अपना जो डंप यार्ड सिचुएशन है उसको क्रिएट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई सारी यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के करता है। यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, बीच बीच में बातें होती रहती हैं। पता नहीं वो पीछे वाले रूम में ना जाना चाहता है, ना वहाँ सोना चाहता है, ना वहाँ बैठना चाहता है, ना वहाँ पढ़ना चाहता है। उसको या तो मेरे रूम में रहेगा, और या तो उसको डाइनिंग रूम में आप पढ़ने लिखने कुछ भी बोल दो सब वहाँ करेगा। उसको इतना मतलब पुश करना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम कीबोर्ड तो बार बार इधर उधर नहीं रख सकते ना। तो प्रैक्टिस करते टाइम भी वो चाहेगा कि कोई मेरे साथ वहाँ बैठा रहे, तो बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, बट वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है अभी कि वो अकेले बैठ के पढ़े, या उस सिचुएशन में अभी आया ही नहीं है वो। तो मैं भी वेट कर रही हूँ और बार बार उसको पुश करती रहती हूँ, देखिए कब हो पाता है। बट इधर मैंने माँ पापा की चाय चढ़ाई किचन में आ कर के, और जब तक चाय उबल रही थी तब तक मैंने सोचा चलो मैं बर्तन रखना शुरू कर देती हूँ। जितने भी बर्तन रख पाऊँगी चाय बनते बनते, तो ऑलमोस्ट सारे बर्तन मैंने रख ही डाले थे जब तक चाय बनी थी। और एक छोटा सा मिसहैप हो गया था जब माँ जिस दिन सैटरडे को यहाँ से गई ना, तो अभी मतलब जैसे मेरे जेठ जी हैं वो अभी शिफ्ट हुए हैं ना नए घर में, तो पता नहीं माँ को आइडिया नहीं लगा या क्या हुआ, जैसे ही लिफ्ट में वो चढ़ने गई ना, वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे वाला सिचुएशन था, तो वहाँ पे वो गिर गई और बहुत ज़्यादा उनको चिन पे चोट आया है। अरे भाई बस यही रीजन नहीं होता है मम्मा, हैं पपड़ा ये में बैठी हुई छोटे छिलका अभी दवाई ले सोचे सुपरा में थी मम्मी कला कल हम ना गई जबरदस्त हम पड़ी जान बात 12 मिनट फोटो करा बाबू फोटो नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सरे क्यों करना पड़ेगा, यहाँ का खाली वो ऐसे करके गिरी थी तो टूट सकता है ना, इधर जबड़ा इधर नहीं, तो वो जबड़ा टूटता तो इतना स्वेलिंग हो जाता है, वो ऐसे थोड़ी ना रहता। तो इसीलिए नहीं कुछ वो तो तुरंत स्वेलिंग हो जाता है, कुछ होता है, एक्सरे की जरूरत नहीं थी, खाली इसको टांका की जरूरत थी। उलर नहीं पड़ी, लेकिन वो दिन खाने पीने में हाँ, तो वो तो झटका पड़ा होगा ना, पूरे चेहरे पे झटका लगा होगा ना। अभी तक लगी पड़ी धम से गिरा तो यहाँ ये तो टच हुआ होगा, लेकिन झटका तो पूरा सर में जा रहा है, पूरा मतलब कुछ बिहेवियर नहीं किया, एकदम सुन्न हो गया होगा शरीर। कुछ पत्ते नहीं। तो गिर के कैसे किस चीज में अड़ गए? अरे देखो बुढ़ापा का शरीर हो गया, ये जो है ना उसकी कभी ऊपर नीचे रहा होगा, लेफ्ट जब चल रही थी ऊपर नीचे जाए थे लिफ्ट में। हाँ लिफ्ट में हाँ। ये है से नीचा है, ये इतना ऊंचा है। फ्रेंच के काम तो आप लिफ्ट के अंदर गिरे क्या? लिफ्ट के एकदम मुँह। अच्छा, चिन उनका ना फ्लोर से या फिर पता नहीं कहाँ से टकराया कि वो काफ़ी चिन से ब्लड वगैरह आया।
भगवान की दया से थैंकफुली कहीं फ्रैक्चर या कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं बना, बिकॉज़ इस एज में ना वो सब रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थैंकफुली कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और जब वो आई थी यहाँ पे ट्यूसडे को तो काफ़ी घाव फील हो चुका था, काफ़ी भर चुका था। बाकी और कहीं कुछ चोट नहीं आई है, एकदम ठीक है अभी। और हमें तो 2 दिन तक बताया भी नहीं था। सैटरडे ही वो जिस दिन गई थी यहाँ से उसी दिन गिर गई थी, लेकिन हमें बताया नहीं। हमें मंडे शाम को पता चला है कि माँ ऐसे गिरी भी थी। और सिद्धार्थ थोड़ा मस्ती कर रहा है यहाँ पे। पूरा बाथरूम साफ सुथरा सब गीला कर देगा। ओह माय गॉड। हाथ सुनी आपने? ये बलून्स की है इतने सारे एक साथ फट रहे की आवाज़ आ रही है बलून्स की। भाई बढ़िया किया। और फिर ये हम आ गए हैं अगले दिन पे। फिर रात का तो हमारा जो डिनर है वो सॉर्टेड था। दाल तो पापा को इतनी पसंद आई, बहुत उन्होंने तारीफ़ करके खाई और माँ ने भी बहुत मतलब बहुत चाव से खाया। और सबने मना कर दिया कि कुछ नहीं, सिर्फ दाल रोटी ही खानी है। तो फिर मैंने लच्छे पराठे और दाल मखनी यही बन गई थी। मतलब दाल मखनी तो बनी हुई थी, सिर्फ मैंने पराठे बनाए थे सबके लिए, लच्छा पराठा, और सबने बड़े चाव से खाया। फिर ये आ गया है अगले दिन की सुबह। अभी मैं सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है एक्चुअली, और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड के लंच बॉक्स की। और आज मेरे दिमाग में था कुछ अच्छा बनाने का, क्योंकि बहुत ही फ्रेश मेथी एकदम आई थी तो वो सुधरी रखी हुई है। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं लहसुनी मेथी। तो एक नई रेसिपी भी है, आपके साथ शेयर कर दूँगी और हम लोग भी इंजॉय कर लेंगे मेथी का एक और वर्ज़न। मेथी के पराठे, आलू मेथी, मेथी मटर मलाई ये तो बना ही चुके हैं हम लोग, लेकिन आज शेयर करती हूँ लहसुनी मेथी, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। और इसके साथ जो मैं खाने के लिए बना रही हूँ वो मैं बनाऊँगी आज मक्के की रोटी। मैं बनाऊँगी बेल के बनाने वाले स्टाइल में, तो वो आगे देखेंगे। चलिए फ़िलहाल रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीनट लिया है, कच्चा पीनट 1/3 कप, और 1/4 कप मैंने लिया है बेसन, ये भी कच्चा बेसन है, इसको हम भूनेंगे। और 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है सेसमी सीड्स। तो पहले तो मैंने मूंगफली को भूना है। मूंगफली जब 80-90% भुन गई, फिर मैंने उसके अंदर मिर्च डाली। एक कश्मीरी रेड चिली है, तो कलर के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत ही मैंने बेसन इसमें ऐड कर दिया था। तो जब तक मूंगफली 100% डन होगी ना, तब तक जो हमारा बेसन है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। फिर सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाला था सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स वैसे आपको पहले डालने चाहिए, क्योंकि वो भी भुनने में समय लगाते हैं, बट मेरे पास जो सेसमी सीड थे वो थे रोस्टेड वाले, तो इसीलिए मैंने उनको लास्ट में डाला है। अभी मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़। थोड़ी देर तक हम चलाते रहेंगे ताकि ये चीज़ें ना चिपके नहीं, बिकॉज़ मोटा पैन है और काफ़ी गर्म भी है। तो ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे नीचे का जो बेसन है वो एटलीस्ट तो जल ही जाना है, मूंगफली वगैरह चाहे जले या ना जले। उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे नारियल। गैस तो हमने पहले बंद कर दी है, लेकिन जब ये मिश्रण गरम गरम होना उसी टाइम पे आपको इसमें नारियल ऐड करना है। तो 1 टेबल स्पून के करीब आप यहाँ पे जो नारियल का बुरादा होता है ना वो ऐड कर लीजिए। अगर ये बुरादा नहीं है तो गोला है ना, तो उसको छोटा छोटा कट करके ऐड करिएगा। लेकिन ना फिर वो आप थोड़ा पहले ऐड करना, क्योंकि बुरादा जो है वो तो फटाफट गर्म हो जाएगा। लेकिन जो अगर आप छोटे छोटे पीसेस में कोकोनट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उसको पहले करना, ताकि वो भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। एक यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसके अंदर आप ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, जो भी ऑयल आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। सरसों का तेल बस मत लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी जो थोड़ा कम झांस वाला या जिस ऑयल में स्मेल वगैरह नहीं होती ना, वो कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। और वो थोड़ा सा हम पैन के अंदर डालेंगे। मेथी मैंने ऑलरेडी वॉश करके रख लिया था, तो इसका पानी भी अच्छे से निथर गया है। और इसको एकदम महीन महीन, जितना आप महीन कर सकते हैं उतना महीन करके आप इसको चॉप कर लीजिए।
तेल में हमने मेथी को डाल दिया और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट तक हम इसको ऐसे भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाए ना, तब तक आपको भूनना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एकदम खरा करके एकदम पानी सुखा देना है, वैसा मैं भूनना पसंद नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहने देती हूँ ताकि वो फिर सब्ज़ी के साथ जब जाके वो मॉइस्चर पकता है ना, जो हम अभी आगे प्रिपरेशन करेंगे, इसकी ग्रेवी जो हम बनाने वाले हैं उसके साथ जब मिल करके इसका भी थोड़ा सा पानी मेथी का निकलेगा, इसके फ्लेवर ग्रेवी के फ्लेवर इसके साथ मिलेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि पानी ही सूखा डालना है, बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा गीला ही गीला रहे, बस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, हल्का सा भुन जाए, बस आप इसको खाली कर लेना। जब तक ये भुन रही है तब तक मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी कर रही हूँ। जैसे महीन महीन मैंने यहाँ पे किए हैं प्याज चॉप, अदरक, लहसुन, टमाटर, इन तीनों को मिला करके एक पेस्ट भी बनना है, तो उसकी भी मैं सारी प्रेप करके यहाँ पे रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे जीरा, जीरा के तड़क जाने के बाद इसमें हम चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मेरा जो ये प्याज है कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से भुन गया था। थैंकफुली टेस्ट ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि तेल जो है इस क्वांटिटी में था कि ये भुने जले नहीं। तो मेरा ध्यान ना थोड़ा शिफ्ट हो गया ये ग्रेवी वगैरह की तरफ। सबसे पहले तो ये जो मसाला मैंने बनाया था, पीनट, तिल वगैरह लेकर के मैंने पहले इसको ड्राई पीसा, इसका पाउडर बना के साइड किया, और उसके बाद फिर टमाटर, अदरक और लहसुन लेके मैंने इसमें पीसा। तो जब मैं ये पीस रही थी ना, मेरा ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और थोड़े से गहरे कलर के हो गए थे प्याज, लेकिन ख़राब नहीं हुए थे, जले नहीं थे। सो थैंकफुली जो है फ्लेवर जो है एकदम ख़राब नहीं हुआ था इसका। तो देखिए प्याज कुछ ऐसे हो गए हैं, ऐसे भी नहीं करने हैं आपको, लेकिन हाँ थोड़े ब्राउन हो जाए तब तक आपको उन्हें फ्राई करना है। और उसके बाद ये अदरक, लहसुन और टमाटर का जो पेस्ट आपने बनाया है ये डाल देंगे इसमें। ये पेस्ट ना सिर्फ 2 टमाटर का है, छोटे साइज़ के 2 टमाटर थे, वो मैंने यूज़ किए थे। और बस थोड़ा सा आप इसको पकाइए और फिर मसाले भी आप इसमें इसी समय ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं इसमें, मिक्सी को रिंस करके, और फिर मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक, उसके बाद धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर जाएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च और जो नॉर्मल वाली लाल मिर्च होती है, दोनों ही मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। थोड़ा सा भून लेने के बाद थोड़ा तेल सेपरेट हो गया, फिर मैंने इसके अंदर ये जो पाउडर बनाया था ना ये ऐड किया। तो सारा पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो मैंने लगभग 5 चम्मच के करीब ये डाला होगा, और थोड़ा सा बच गया था। मतलब जितना मैंने बनाया उसका 70% मैंने यूज़ किया, 30% मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो आगे कभी बनाना होगा ना तो मुझे ये मसाला बनाना नहीं पड़ेगा। और बस इसके साथ आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको भूनना है। तो बस हल्का सा भून करके फिर मैंने इसमें मेथी ऐड कर दिया। मेथी को भी थोड़ा सा भूनना है इसके साथ में, मसाले के साथ में। 1 मिनट या 1.5 से 2 मिनट ऐसे आप भून सकते हो मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद फिर आप पानी ऐड कर दो इसके अंदर, नमक ऐड कर दो इसके अंदर, और बस थोड़ी देर पका लेना है आपको, 4 से 5 मिनट, और ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। लहसुनी मेथी है तो लहसुन का इस्तेमाल 2 तरीके से होगा, एक तो बेस ग्रेवी में होगा और दूसरा इसमें तड़का लगेगा। तो देसी घी लिया है मैंने यहाँ पे, इसके अंदर लंबे लंबे कटे हुए लहसुन और थोड़ा स्लिट किया हुआ मैंने हरी मिर्च ले लिया है, और इसको अच्छी तरीके से पकाना है। मतलब इसका गहरा कलर एकदम बर्न जैसे हो जाता है ना, वैसा कलर आपको घी में पका पका के करना है। और फिर ये तड़का उठा के आप डाल दो सब्ज़ी के अंदर, और बस बन गई हमारी लहसुनी मेथी की सब्ज़ी, जो कि इतनी बढ़िया टेस्ट करती है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप चाहो तो चावल के साथ भी इसको खा सकते हो, लेकिन रोटी के साथ तो इसका अमेजिंग टेस्ट आता है।
और एकदम ढाबा स्टाइल अगर आपको थाली बनानी है ना, एकदम देहाती स्टाइल वाली, मैं आगे आपको थाली बना के दिखाऊंगी। तो आप इसको ज्वार, बाजरा, मक्के, ये जो आटे होते हैं ना, ये जो ग्रेन्स होते हैं, इनकी रोटी के साथ इंजॉय करो तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, ऑयल देखिए एकदम ऊपर आ गया है, तो ग्रेवी भी अच्छे से पकी हुई है। इस बीच में मैंने हस्बैंड के लिए आटे की 2 रोटियां सेक दी थी ऑफ़िस ले जाने के लिए, क्योंकि वो मक्के या कोई और ग्रेन की रोटी तो लेकर जाएंगे नहीं, तो हम लोग पीछे से अपना मक्के की रोटी बनाने वाले हैं। उनके लिए मैंने वो रोटियां बना दी थी और उनका यहाँ पे मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। साथ में दिया है मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का अचार उनको, जो कि बहुत फेवरेट हो गया है पापा का, माँ का, इनका, मुझे भी बहुत पसंद आया है। तो मैंने रिसेंटली अभी अचार की रेसिपी शेयर करी है, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, और बनाना 100% बहुत अच्छा बना था। इधर मक्के का आटा लगाने के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसके अंदर नमक, थोड़ा सा तेल डाला है, ऑलिव ऑयल या रिफ़ाइंड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते या तो आप डालिए, और या तो मेथी जो होती है ना, कसूरी मेथी, वो आप ऐड कीजिए। तो जितना मैंने पानी डाला था उतना ही मैंने यहाँ पे आटा फिर डाल दिया है, जैसे ही पानी में बॉयल आ गया था, और खूब अच्छी तरीके से मिला देंगे। अभी मैंने गैस धीमी करी है, बंद नहीं करी है, जब ये थोड़ा सा मिल जाए फिर आप गैस को ऑफ़ कर दो। और थोड़ा सा मैंने आटा और डाल लिया, मुझे लग रहा था कि कहीं गीला ना हो जाए। अगर थोड़ा ड्राई रहेगा तो मैं ऊपर से पानी डाल सकती हूँ, लेकिन अगर गीला हो जाएगा ना तो फिर ऊपर से आटा नहीं डालते हैं इसमें, क्योंकि हम इसको थोड़े अलग प्रोसेस से बना रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आटा मैंने डाल दिया। इसको लगभग 20 मिनट मैंने छोड़ा होगा, और 20 मिनट के बाद मैंने इसको गूँथना स्टार्ट किया, और इस टाइम भी ये बहुत गर्म था, तो थोड़ा संभल के करना पड़ रहा था। अभी ना इसमें मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने फिर ऊपर से थोड़ा 1-2 चम्मच पानी इसमें ऐड किया। मतलब जितना आप आटा लेते हो ना उतना ही पानी आप लोगे ना, तो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट आएगा। मैंने आटा बढ़ा दिया था ना, उस चक्कर में मुझे 1-2 चम्मच इसमें ऐड करना पड़ा। 1.5 कप पानी है तो 1.5 कप आटा आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर कई बार ये ना आटा टू आटा भी डिपेंड करता है, उसके मोटे पतले या फिर जो कॉर्न होती है उसकी क्वालिटी पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, और ये सब पे लागू होता है, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, सबकी क्वालिटी से ना पानी का थोड़ा हेर फेर हो जाता है। खैर इसको अच्छे से मैंने चिकना करके गूँथ लिया है, और उसके बाद मैंने बेल करके रोटियां बनाई इसकी गर्मा गर्म। और मैं आपको बता रही थी ना, एकदम मैं गांव के स्टाइल की थाली सजाने वाली हूँ। तो मेथी का ये जो साग है या लहसुनी मेथी है, ये मैंने रख लिया है। 2 रोटियां मैंने यहाँ पे ऐसे रख ली हैं। इनके ऊपर मैं घी रखूँगी, अच्छी क्वांटिटी में आपको घी रखना है, तो इतना घी मैं दोनों रोटियों के ऊपर रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने घर पे बनी हुई धनिए की चटनी रखी है इसके ऊपर। इसमें धनिया है, लहसुन है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा खटाई है, मतलब अमचूर है, और थोड़ा सा नींबू का रस भी है। यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और नमक। और उसके बाद जो होममेड मेरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का अचार था, ये भी मैंने रखा है। एंड बिलीव मी, जब मैंने इसका फ़र्स्ट बाइट लिया ना, फ़र्स्ट बाइट मैंने बस ये घी और चटनी और ये अचार मिला के लिया था, मुझे ऐसा लगा मैं हेवन में हूँ। ये इतना टेस्टी था। मतलब ये जो मेथी की रेसिपी है ये एक तरफ है, और ये जो आप थाली देख रहे हो ना, जिसमें ये 2 रोटियां और खाली ये जो लेफ़्ट साइड आपको दिख रही है, ये अपने आप में एक प्रॉपर मील है, और इतना यम लग रहा था ना। तो आप लहसुनी मेथी तो बनाना ही, लेकिन उसके साथ ना ये कॉम्बिनेशन भी एक बार ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।